हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे ही होंगे। आज मकर संक्रांति का पर्व है। आप सबने पतंगे बहुत सारी उड़ाई होंगी और खिचड़ी भी खाई होगी। अभी आपके सामने हमने एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है 3 जन पैरेलल कनेक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके फार्मूलेज वगैरह मैंने आपको बताए थे, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल हमने रखा है अपने आपके सामने, एक ट्रायंगल शेप में, ए शेप कह लीजिए या ट्रायंगल शेप कह लीजिए। इसमें आपके पास 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 3 ओम का है, यहाँ पे 7 ओम का है, यहाँ पे 10 ओम का है, 5 ओम है। ये जो आंख तरीके से दिख रही है की है, और ये बैटरी लगी हुई है, एक सेल लगा हुआ है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे जो सर्किट आपके सामने दिख रहा है, इसका आर इक्विवेलेंट बताइए आप। आर इक्विवेलेंट मतलब इसका तुल्यांकी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उसको आपको बताना है। कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो आप अगर देखेंगे तो समझेंगे यार कैसे सर्किट बन रहा है, कहाँ से हम शुरू करें। तो आपको जहाँ से बैटरी लग रही है वहाँ से चलना है। एक आप अपने साथ करंट को रखिए। हमने आपको बताया था जब भी कनेक्शन सीरीज में होंगे करंट हमेशा सेम रहेगी, और जब भी कनेक्शन पैरेलल में होंगे करंट चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। जब भी पाथ में करंट डिवाइड होगी तो इसका मतलब ब्रांचेस किस में होंगी, पैरेलल में। बस इसी बात को ध्यान में रख करके आप सर्किट में मूव करना शुरू करिए। यहाँ से करंट लेकर के चलें आप, और इस रास्ते से जब आप यहाँ पे बढ़े, इस पॉइंट पे जब आप आए तो 2 रास्ते मिल गए आपको करंट को जाने के लिए। इसका मतलब करंट इस रास्ते भी जा सकती है, उस रास्ते भी जा सकती है। इसका मतलब ये दो रास्ते हैं आपस में किस में है, पैरेलल में है। लेकिन जो करंट इसमें जाएगी, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी आएगी। इसका मतलब ये जो 2 ब्रांचेस आप ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों ब्रांच किस में है, सीरीज में, क्योंकि करंट इसमें सेम जा रहा है। तो ये दोनों ब्रांच किस में हो गई, सीरीज में। तो इन दोनों को मैं सीरीज में ऐड कर दूं तो सीरीज कनेक्शन में आप क्या कहते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनको दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या होंगे, अगर मैं इनको 3 ओम को R1 बताता हूं तो 3 + 7 = हो गया 10 ओम। इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। इसके बाद आप आते हैं, हमने आपसे बोला कि ये दो ब्रांच है, ये वाली दो आपकी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये पैरेलल में है। तो ये कॉमन ब्रांच मिल गई आपको 10 ओम की, और ये 10 ओम यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये जो ब्रांच निकल करके आएगी, मतलब 10 ओम और 10 ओम, दूसरा जो 10 ओम है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, इन पैरेलल। 10 ओम और 10 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो अगर ये 10 ओम दोनों पैरेलल में है तो आपने पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि R इक्विवेलेंट = क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 + R2। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये फार्मूला आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर मैं इसे R1 बोलता हूँ, इसे R2 बोलता हूँ, और 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में इस तरीके से दिख रहे हैं, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 10 ओम इंटू 10 ओम अपॉन 10 + 10, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए आप। 100 आ गया इधर ऊपर, नीचे भी 10 और 10 कितने हो गए, 20। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम। अब ये वाला रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा सर्किट किस में रिड्यूस हो गया, इस तरीके से बन गया। एक रेजिस्टेंस ये लग गया आपके पास, दूसरा रेजिस्टेंस ये लग गया, तीसरा रेजिस्टेंस ये लग गया, और जो भी बैटरी सेल लग रही हैं वो एज इट इज अपनी जगह पे हैं, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा कि सर यहाँ तो 5 ओम लग गया, यहाँ पे लग गया 10 ओम का, और यहाँ पे लग गया 5 ओम का, ऑलरेडी लगे हुए थे। एक की लगी हुई है, एक सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि जो करंट इसमें जाएगी वही करंट उसमें जाएगी, वही करंट उसमें जाएगी। इसका मतलब अब जो फाइनल R इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, जो R इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का, वो क्या होगा, तीनों को सीरीज में ऐड कर दीजिए आप। 5 + 10, यहाँ 5 है,
देखते रहिए आप लोग भी। यहाँ 5 है क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या बनाए थे, 5 बनाए थे, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए आप, 5 + 5 और +5, ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं 15 ओम। तो आपका आंसर क्या हो गया 15 ओम। क्लियर। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये सर्किट आपको ऐसा दिया गया है। आप जब भी ऐसा कोई सर्किट आए आप अपने साथ करंट को रखिए, करंट लेकर के चलिए। अगर करंट डिवाइड होती है तो ब्रांच हमेशा पैरेलल में होंगी। अब जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें आएगी, इसका मतलब ये दोनों ब्रांच किसमें है, सीरीज में है। इनको सीरीज में ऐड कर दीजिए, 7 3 10 हो गया। 10 इसके साथ मिलकर के 10 × 10/10 + 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं तो 5 ओम आ गया। इसका मतलब ये 5 ओम, ये सब हट करके क्या बन गया 5 ओम, यहाँ पे 5 ओम, तीनों मिल करके क्या बना दिए 15 ओम। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। ओके, अब आप आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोर्ड पे आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे आज का, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ये सर्किट आप सामने देख पा रहे होंगे अपने, यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक की लगी हुई है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे 24 ओम और 24 ओम का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। एमीटर A1 लगा हुआ है, फिर 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे एमीटर A2 लगा हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है CBSE के अंदर। तो अभी आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो नो डाउट आपको ऐसे क्वेश्चंस फिर से दोबारा मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट बतानी है आपको। और जो A1 और A2 जो एमीटर्स लगे हुए हैं, एक इनकी रीडिंग्स में अगर कोई डिफरेंस है, कह रहा है डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A2, अगर कोई रीडिंग में डिफरेंस है तो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे, चलिए देखते हैं। भाई जब भी हम यहाँ से बैटरी के पास से करंट निकल के आएगी, तो करंट जब यहाँ पहुँचेगी तो करंट यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होगी, क्योंकि 2 रास्ते मिल गए करंट को। और जब 2 रास्ते मिल गए तो ब्रांच किस में होती है, पैरेलल में होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब ये जो 2 कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं 24 ओम और 24 ओम का, ये दोनों ब्रांच किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। और इसी को अभी हम थोड़ी देर पहले इसको इस तरीके से देख चुके हैं कि R = R1/R2 + R2। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, और एलसीएम लेकर के उसको रिवर्स कर देंगे तो यही आ जाएगा, R1R2 R1 + R2। अब आपके पास 2 24 ओम लगे हुए हैं, तो 24 × 24/24 + 24। क्लियर। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 24 × 24 576, और 24 + 24 हो जाएगा 48। ठीक है ना। और आप इन्हें डिवाइड कर लीजिए, 576 और 48 को डिवाइड करेंगे आप तो मेरे ख्याल से कितनी बार जाएगा, 1 और 2 9 और हाँ 2 12 ओम। ठीक है ना। तो 12 ओम यहाँ से आ गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिलकर बना दिया आपको 12 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल करके आ गया, एक 12 ओम यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये दोनों ब्रांचेस किस में हो गई, सीरीज में। अगर इसको मैं हटा करके यहाँ पे इसे हटा दिया मैंने, अब यहाँ पे अब क्या लग गया, केवल एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। अब आप देखें जो करंट यहाँ से चलेगी वही करंट इसमें भी आएगी। इसका मतलब ये दोनों ब्रांच किस में होंगी, सीरीज में होंगी। जब ये दोनों ब्रांच सीरीज में आ गई तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता ही है कि भाई अब जो R इफेक्टिव होगा पूरे सर्किट का, R इफेक्टिव क्या होगा 12 और +12, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 24 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया 24। देख रहे हैं आप, इधर भी 12 उधर भी 12, दोनों मिलके क्या बना दिए 24। अब आपको क्या पूछा हुआ है, करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पूछी थी आपसे, क्योंकि सर्किट एज इट इज पहले ऐसा ही था, यहाँ पे 12 ओम नहीं था, यहाँ पे 12 ओम था। तो आपसे पूछा गया है करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, करंट कितनी होगी भाई, करंट होती है I = ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बोलता है कि V = I × R।
अगर आपको पता हो ओम्स लॉ कि द फिजिकल कंडीशंस डज नॉट चेंज, टेम्परेचर प्रेशर अगर सब कांस्टेंट रहता है तो करंट फ्लोइंग इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। ये ओम्स ने बोला था ओम्स लॉ के अंदर कि I प्रोपोर्शनल टू V। तो I प्रोपोर्शनल टू V होता है तो आप इसको कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे आप एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देते हैं जिसको आप बोलते हैं R। तो V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे R क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को आप क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही क्या बोल दिया जाता है, रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस होता है जिसको आप R से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं आपके। तो V इज इक्वल टू IR हमारे पास ओम्स लॉ के थ्रू फार्मूला निकल के आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R। हमें सिर्फ इतने से मतलब है, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है आपके पास, 6 वोल्ट, तो 6 रख दीजिए। R कितना निकल के आ गया आपके पास, 24 रख दीजिए। 6 से 24 कैंसिल कर दीजिए, 6 4 जा 24, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, हाँ 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो करंट कितनी निकल के आ गई 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 0.25। क्योंकि जो करंट यहाँ से चलेगी, आप देखिए ये पूरे सर्किट की करंट हो गई, लेकिन ये जो बैटरी है इस पूरे सर्किट को कितनी करंट सप्लाई कर रहा है, 0.25। तो जो करंट यहाँ से चलेगी वो यहाँ पे मान लीजिए अभी तक 2 आपके पास रेजिस्टेंस लगे हुए थे 24 और 24 ओम के, तो यहाँ तो करंट डिवाइड होगी, लेकिन जो करंट यहाँ डिवाइड होगी आगे जाके फिर वो वापस मिल जाएगी यहाँ पे, और वही करंट फिर इसमें निकल करके जाएगी, रास्ता एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट पहुँचेगी यहाँ तो डिवाइड होगी नो डाउट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों रेजिस्टेंस का, लेकिन यहाँ पे करंट क्या होगी, वही करंट जाएगी। तो इसका मतलब जो 12 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट होगी वो कितनी होगी, 0.25 एम्पियर। दूसरा पार्ट आपसे पूछा है कि डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A2। A1 और A2 के रीडिंग में कोई डिफरेंस है क्या, पहले आप बताएं। एक बार थोड़ा सा पॉज करके देखें आप, A1 और A2 के बीच की रीडिंग में कोई डिफरेंस है, दोनों एमीटर्स हैं। एमीटर्स हमेशा करंट को मेजर करने के लिए लगाते हैं और हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ये बातें मैं बीच बीच में इसमें से बता देता हूँ कि हो सकता है आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ ले। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं और सीरीज में एमीटर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब सीरीज में ऐड करेंगे तो उसमें फिर फ्लक्स करंट में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मीटर को सीरीज में ही ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे तो करंट डिवाइड हो जा रही है लेकिन यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रही है, तो सीरीज में ही मीटर को हमेशा आप ऐड करें, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A2, नो देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि जो करंट यहाँ पे आएगी A1 में वही करंट निकल के जाएगी A2 में, जो करंट निकल के आएगी A1 में वही करंट जाएगी किसमें, A2 में। तो इसका मतलब A1 और A2 के बीच की जो रीडिंग्स होगी, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा रीडिंग में, जो रीडिंग A1 देगा वही रीडिंग A2 देगा। ठीक है ना, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये आपने 2 क्वेश्चंस देख लिए रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, और भी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करेंगे आगे, जो है कुछ और वीडियोस में इसके ऊपर आपको निकाल करके दूंगा। ठीक है ना, फिलहाल अभी थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। जैसे कि हमने एक फार्मूला अभी देख लिया कि भाई फार्मूला जो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कनेक्शन के अंदर, तो सीरीज कनेक्शन के अंदर आपने बोला कि सर इसमें जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2। अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कुछ भी और तीसरा भी लगा हुआ है तब भी R3, और जितने भी लगे होंगे सब वो आप उनको एज इट इज ऐड कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब आप बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब आप बात करेंगे तो आप उस केस में आप बोलेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से आपके पास एक दूसरा फार्मूला बन गया। फिर आपने कहा सर सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट जो है वो सेम रहती है, करंट इज सेम,
ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इज सेम। एक शॉर्ट नोट्स टाइप के मैं चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहें। अब देखिए, करंट सेम होती है सीरीज में, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। अब पावर क्या होती है भाई, पावर क्या होती है, पावर इज, इसको P से डिनोट करते हैं और P मतलब V इंटू आई। वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को क्या बोलते हैं आप, पावर बोलते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसके मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, पावर की। और पावर की जो यूनिट होती है हमेशा क्या होती है, आपके लेवल पे यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वाट। वाट मतलब W। इसी को जब बड़ी यूनिट लेके चलेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, किलोवाट। किलोवाट KW। मोटर वोटर लगाते हैं घर में तो किलोवाट के ऊपर लगाते हैं। जो बल्ब या आप LEDs वगैरह यूज कर रहे हैं उनको आप वाट पे यूज करते हैं। आप कहते हैं 9 वाट की है, 14 वाट की है, इसका मतलब पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखें। पावर को कैसे, क्या फार्मूला होता है, पावर P = V इंटू आई। इसकी जो यूनिट होती है वाट होती है या किलोवाट होती है। मेगावाट भी हो सकती है, मेगावाट के पावर प्लांट्स लगते हैं तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहीं तक रहेंगे, वाट या किलोवाट तक। क्लियर। अब आती है तीसरी बात जो आपके सिलेबस में दिखती है, वो है एनर्जी। एनर्जी को डिनोट करते हैं ई से। और ई क्या होता है भाई, ई क्या होता है, ई होता है पावर इंटू टाइम। पावर और टाइम को मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो किसकी निकल के आएगी, एनर्जी की। ठीक है, तो पावर इंटू टाइम मतलब आपने पीछे भी पढ़ा होगा जब हम वर्क एंड पावर एंड एनर्जी की बात करते हैं तो P = क्या होता है, W/T। ये फार्मूला होता है वर्क और पावर और टाइम को रिलेट करता हुआ। यहाँ पे पावर P = W/T, जहाँ पे W क्या होता है, वर्क होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है। क्लियर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड। और इसी को क्या बोल देते हैं आप, वाट। इसी को क्या बोल देते हैं आप, वाट। तो इसका मतलब जूल पर सेकंड को ही वाट से बताया गया, क्योंकि वाट जो भी एक साइंटिस्ट थे, आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो जेम्स वाट। तो जेम्स वाट एज ए साइंटिस्ट, उन्हीं को ऑनर करने के लिए आपने इसको वाट नाम दे दिया, जिससे उनका नाम भी बना रहे और आप उनसे अवेयर रहे। क्लियर। तो ये आपने बताया कि P = W/T सर, यहाँ भी, और यहाँ पे आप देखते हैं तो P = क्या हो जाता है, P = हो जाता है E/T। क्लियर। P = E/T। तो यहाँ भी एनर्जी भी किस में होती है, जूल में ही होती है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो पावर वही है, यहाँ पे वर्क होता है, यहाँ पे एनर्जी होता है। ठीक है, तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो यू कैन नॉट डू वर्क। 4 दिन से मैं आपको खाना ना दूं और फिर मैं आपसे कहूँ कि पढ़ाई कर लो, फिर मैं आपसे कहूँ कि नहीं भैया ये काम उठा करके यहाँ से सामान वहाँ पे लेकर के जाओ, आपके शरीर में जरा भी एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है कि जरा भी आप काम कर सकें। तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। एनर्जी इज इक्वल टू E एंड दिस इज इक्वल टू P इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। और अगर आप एनर्जी की यूनिट देखें, पावर की यूनिट तो आपने देख ली कि पावर क्या हो गया, वाट, लेकिन एनर्जी की यूनिट अगर आप देखते हैं तो यहाँ से, इस जगह से क्या होगा भाई, यहाँ से जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे,
क्योंकि जो आपके घरों में, हमारे घरों में जो मीटर लगे हुए हैं वो सब कॉमर्शियल यूनिट पे चल रहे हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि सर E इज इक्वल टू क्या हो गया, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो पावर किस में होता है, वाट में, और टाइम किस में होता है, टाइम किस में होता है, सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब कॉमर्शियली बात करते हैं तो सेकंड की बात नहीं करते हैं, आप बात करते हैं किलोवाट। वाट, इसकी टाइम को आप यहाँ पे किससे रिप्लेस कर देते हैं, वाट आवर से या किलोवाट आवर से, ठीक है ना। तो वाट आवर या किलोवाट आवर, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, वाट आवर या किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, वाट आवर, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट हो जाती है आपकी, KWH, ऐसे लिखते हैं KWH, किसकी यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट होती है क्या, KWH, किलोवाट आवर, ठीक है। जब आप पावर को किस में लें, किलोवाट में लें, टाइम को किस में लें, आवर में लें, तो यूनिट क्या हो जाती है, किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, आपके हमारे सभी के घर में इसी के ऊपर आप यूनिट एक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान में देने वाली बातें हैं कि 1 किलोवाट आवर जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। जो आप बोलते हैं कि इतनी यूनिट बिजली आ गई हमारे घर में, या इतना यूनिट बिजली हमारी जो है एक्सपेंडिचर हुआ, कंज्यूम हुई, तो वो क्या है, 1 किलोवाट आवर के बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट आवर अगर बिजली आप कंज्यूम करते हैं तो आप कितने के बराबर यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट के बराबर कर रहे हैं। क्लियर, ओके ओके। अब आपके पास इसी टॉपिक पे जो पावर के बारे में मैंने बताया, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसमें क्या है, इन ए हाउस होल्ड सर्किट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट is used for 10 hours and an electric heater of 1000 watt for 2 hours every day। भाई थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, और लंबी क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे वीडियोस दूँ जिससे कि आप बोर भी ना हो, क्योंकि लंबे टाइम पे आप फिर एक वीडियोस के साथ कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। तो आप आराम आराम से अपनी चीज़ों को लेकर के चलें जिससे कि आपको इंटरेस्ट बना रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के ऊपर ही है कि इन हाउस होल्ड सर्किट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट इज यूज फॉर 10 आवर्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 100 वाट का है, 10 घंटे के लिए उसको यूज किया गया, और एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर रेटिंग है कितनी, 1000 वाट, वो कितनी देर के लिए यूज किया गया, 2 घंटे के लिए। पर डे यूज होता है भाई इतना। आपके हमारे घरों में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द बल्ब एंड द हीटर फॉर 30 डेज। 30 दिन आपने इनको यूज़ किया, 1 महीने, तो 1 महीने के बाद बिजली का बिल तो देंगे ना भाई। तो बिजली का बिल देंगे तो कितना बिजली का बिल देंगे, अगर 2 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपसे बिजली का बिल वाला जो आता है लाइनमैन, वो 2 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपका बिजली का बिल जोड़ता है, तो कितना बिजली का बिल आपको पे करना होगा। ये पैसे की बात है भाई, ठीक है ना। तो आप देख लें कितना पैसा आपको, किस हिसाब में गड़बड़ हुई, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, तो फिर आपके पैसे इधर उधर हो सकते हैं। इस वजह से बहुत सावधानी से आपको करना होगा, इसके आंसर को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। तो इसमें क्या है कि एक बल्ब है, चलिए भाई एक बल्ब है, बल्ब बना लीजिए। बल्ब के तरीके अपना दिमाग भी ऐसे, जैसे बल्ब ग्लो करेगा वैसे आप भी ग्लो करिए, ठीक है। बल्ब के तरीके, बल्ब बन नहीं रहा है भाई, ठीक है, बल्ब है, मान लीजिए ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एक बल्ब है। कितनी रेटिंग है इसकी, 100 वाट की। चलिए भाई 100 वाट की रेटिंग है, 10 घंटे यूज़ होता है, 10 घंटे इसको यूज़ करते हैं आप। दूसरा आपके पास एक हीटर है, यहाँ पे हीटर है मान लीजिए, और हीटर जो आप दिखा पा रहे हैं, ये हीटर कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ है, ये हीटर है। और जो हीटर है आपके पास वो कितने देर के लिए यूज़ हो रहा है भाई, उसकी जो रेटिंग है 1000 वाट की है, और 2 घंटे पर डे यूज़ हो रहा है हीटर। और
ये बल्ब और हीटर दोनों इस तरीके से आपके घर में रखे हुए हैं। मान लीजिए कोई भी हीटर है भाई, यहाँ पे डायग्राम मत देखिएगा आप, ये हीटर है, हीटर आपके घर में रखा हुआ है और वो हीटर जो है कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 1000 वाट और 2 घंटे पर डे यूज किया जा रहा है। 30 दिन बाद आपको कितना बिजली का बिल देना है ये निकालना है। तो क्या करते हैं, चलिए फटाफट करते हैं। वेरी गुड, थोड़ी देर आप भी इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं पॉज करके, नहीं तो मैं सॉल्व तो कर ही रहा हूँ। अब आप देखें कि हमें क्या निकालना है। पहले तो हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, कितना टोटल एनर्जी यूज हुई, टोटल एनर्जी। उसके लिए हम क्या करें भाई, हमें ई कैसे मिले, टोटल एनर्जी ई। तो पहले तो आप करें कि इस वाले की एनर्जी निकालें। तो इसके लिए जब आप जाएंगे E1 के लिए, मान लीजिए जाते हैं, तो E1 इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। अभी आपने देखा, अब यहाँ पे P कितना है भाई, 100 वाट है। 100 वाट को चेंज कर लो आप किलोवाट में। 100 वाट को किस में चेंज कर लिए आप, किलोवाट में। तो 100 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट। तो आपने इसको डिवाइड कर लिया, इनटू टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 10 घंटे, ये दिया हुआ है। 10 घंटे यूज़ किया आपने, तो यहाँ से 2 0 से 2 0, ये आपका नीचे 10, तो 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा 1 किलोवाट आवर, 1 kWh। इधर E1 आ गया। इधर देखिए आप दूसरे साइड में ये कितना कंज्यूम कर रहा है, क्या क्या खा रहा है। आपके घर में जो हीटर लगा हुआ है जिससे आपको खाना मिल रहा है या जिससे आप अपने हाथ को गर्म कर रहे हैं, तो E2 इज इक्वल टू क्या है, P इंटू टी। यहाँ भी आ गए आप, इससे क्या आ रहा है, यहाँ पे पावर कितनी है 1000 और टाइम कितना है इसमें 2 घंटे। क्लियर, 2 घंटे। अब आप देखिए इससे कितना आपको मिल गया, इसे 1000 को आप किलोवाट में चेंज कर लें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल। कितना बचा आपके पास 2 kWh। क्लियर, तो यहाँ पे 2 kWh, यहाँ पे 1 kWh। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 kWh। ये एक दिन का खर्चा है, एक दिन में आप इतनी बिजली यूज कर रहे हैं। अब आप फॉर 30 डेज अगर आप करते हैं, 30 दिन फॉर 30 डेज, ई कितना हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा 3 × 30, तो कितना हो गया है 90 kWh। हमने आपसे बोला था कि जो kWh है वही क्या है, 1 यूनिट है। तो इसका मतलब आप कितनी बिजली यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं 90 यूनिट। 90 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं 1 मंथ में। और आप कह रहे हैं कि भैया कितना हिसाब से बिल आपको पे करना है, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको बिजली पे करनी है, बिजली का बिल पे करना है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा वो कितने का होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट अगर आप बोलते हैं उसको, तो वो कितने का होगा भाई 90 इंटू सर 2 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं आप, कितना आ जाएगा 180 रुपये। तो आपके पास यही 180 रुपये आपको बिजली का बिल पे करना है, किसका, बल्ब का और हीटर का, जो आपने पूरे 1 महीने चलाया है। होप कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। ये बल्ब कितना बिजली ले रहा है पर डे, 1 किलोवाट आवर। ये हीटर कितना बिजली ले रहा है, 2 किलोवाट आवर। दोनों को आपने जोड़ दिया, कितना आ गया 3 किलोवाट आवर। 30 दिन के लिए कितना यूज होगा, तो 3 × 30, 3 × 30 इज इक्वल टू हो गया 90 किलोवाट आवर। हमने आपसे बोला 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 90 यूनिट। आपसे क्या कहा गया, 1 यूनिट का खर्चा कितना 2 रुपया, तो 90 यूनिट का खर्चा कितना 180 रुपया। क्लियर, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और भी ऐसे क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर्स में लेकर के आएंगे और अगले कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। थैंक यू। आपको अगर
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर लाइक करते रहें, जिससे कि हम ऐसी वीडियोज़ आपको और ला करके देते रहें। थैंक यू।